अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फ़ातिमा अज़हर है और मैं आपको माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के फ़ेसबुक लाइव सेशन पर वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो है हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए फ़ेसबुक लाइव सेशंस ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं ताकि आप महफूज तरीके से हिजरत कर सकें। इसके साथ साथ हमारी जो सर्विसेज हैं वो उसमें काउंसलिंग, रेफरल और प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन भी शामिल होता है। अगर आप हमारे इदारे के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारा हॉटलाइन नंबर और सोशल मीडिया हैंडल्स प्रेजेंट हैं। अब मैं आऊँगी अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप को, जो कि उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कि यूके में एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करना चाहते हैं फुली फंडेड, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आज जो हमारे पास गेस्ट हैं वो रमशा हसन हैं। रमशा एक इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट हैं। इसके साथ साथ वो एक कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलर भी रह चुकी हैं। रमशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू फातिमा फॉर हैविंग मी एंड मुझे वेलकम करने के लिए थैंक यू। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आई स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप है क्या और इसमें कौन से लोग एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए? कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप उन कुछ स्कॉलरशिप्स का हिस्सा है जिसमें आपको फुली फंड किया जाता है, यानी आपको किसी भी किस्म की पेमेंट नहीं करनी पड़ती। और ऐसी स्कॉलरशिप्स यूजुअली थर्ड पार्टी स्कॉलरशिप्स होती हैं, यानी किसी गवर्नमेंट या किसी इदारे की तरफ से फंड की गई होती हैं। जो कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप है वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन की तरफ से दी जाती है और वो बैक्ड है एफसीटीओ के साथ। और बेसिकली यूके गवर्नमेंट है जो ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को और अदर बाकी जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनके सिटीजन्स को, ताकि वो यूके में आके पढ़ सकें, 1 साल अपनी डिग्री मुकम्मल कर सकें और उनको किसी भी किस्म की पेमेंट नहीं करनी पड़ती उसके लिए। ठीक हो गया, थैंक यू फॉर दैट ब्रीफ ओवरव्यू। तो अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि वो कौन से की स्टडी एरियाज हैं जो कि ये स्कॉलरशिप कवर करता है, कौन से वो कोर्सेज हैं या प्रोग्राम्स हैं जिनको ये कवर करते हैं और फंड करते हैं? बिल्कुल। मेरे ख़्याल से मैं पहले थोड़ा-सा ना डिफ़रेंशिएट भी करना चाहूँगी कि कॉमनवेल्थ शेयर्ड भी है और कॉमनवेल्थ जनरल भी है। हमारी ज़्यादातर अभी जो कन्वर्सेशन होगी वो कॉमनवेल्थ शेयर्ड के ऊपर होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं स्पेसिफ़ाई भी कर दूँ कि कॉमनवेल्थ जनरल क्या है। सो कॉमनवेल्थ की 2 स्ट्रीम्स हैं, एक कॉमनवेल्थ जनरल है और एक कॉमनवेल्थ शेयर्ड है। जो कॉमनवेल्थ जनरल है उसमें आप एचईसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, उसमें आपने एचईसी को अप्लाई करना है, फिर कॉमनवेल्थ को भी साथ ही अप्लाई करना है। जो कॉमनवेल्थ शेयर्ड है उसमें एज़ सच एचईसी का कोई रोल नहीं होता। आप कॉमनवेल्थ को अप्लाई करते हैं, साथ आप यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करते हैं और वही एप्लीकेशन आपकी आगे जाती है, वही सफिशिएंट होती है। अब हम अगर इस चीज़ पर आएँ कि उसमें कौन-कौन से स्टडी एरियाज़ वैलिड होते हैं, तो कॉमनवेल्थ जनरल में तो सारे स्टडी एरियाज़ वैलिड होते हैं। आप किसी भी स्टडी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। लेकिन कॉमनवेल्थ शेयर्ड में आप महदूद होते हैं उन प्रोग्राम्स के ऊपर जो उन्होंने अपनी लिस्ट में दिए हुए हैं। सो आपको उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर साल देखना पड़ता है। लेकिन यूजुअली जो प्रोग्राम्स वो ऑफ़र करते हैं उसमें एजुकेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, जेंडर के होते हैं, डेवलपमेंट के होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, कभी डेटा होता है उसके अंदर, मीडिया रिलेटेड 1-2 प्रोग्राम्स होते हैं, हेल्थ के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, पब्लिक हेल्थ में, साइकोलॉजी में, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं। तो कहने को एक वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आप किस चीज़ में प्रोफिशिएंट हैं, आपने अपना बैचलर्स किस में किया हुआ है, तो आप मल्टीपल लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। ठीक ठीक हो गया। तो थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। तो इसमें ये है कि ये एक बहुत डाइवर्स प्रोग्राम्स का इनके पास बिल्कुल। लिस्ट होती है, जिसमें आप डिफरेंट अपने जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से आप इनमें देख के तो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है रमशा, उसमें कौन से स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व्ड होते हैं, इसकी क्या डेडलाइंस हैं और एक अच्छी एप्लीकेशन के लिए आपको इसको कितना टाइम देना चाहिए? हाउ लॉन्ग शुड यू बी वर्किंग ऑन योर हुँ, एप्लीकेशन फॉर? ओके। सो जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का वो इस तरह से होता है कि कॉमनवेल्थ शेयर्ड के लिए आपने तकरीबन 2 चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं। हमें लगता है कि हम स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे तो वो हमारा ऑटोमैटिकली एडमिशन भी हो जाएगा, या हम एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो हम ऑटोमैटिकली स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर हो जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होता।
आपकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन आपकी एडमिशन एप्लीकेशन के पैरेलल चलती है। तो सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि स्कॉलरशिप की डेडलाइन तो आपको स्कॉलरशिप पेज पे बहुत आराम से लिखी हुई मिल जाएगी। स्कॉलरशिप की डेडलाइन यूजुअली दिसंबर होती है, क्योंकि ये नवंबर में ओपन होता है और दिसंबर में क्लोज़ हो जाता है, 1 महीने के लिए ओपन होता है ये प्रोग्राम। तो स्कॉलरशिप डेडलाइन आपको पता चल जाएगा कि तकरीबन एंड दिसंबर की होती है। अब आपने देखना है कि यूनिवर्सिटीज़ में मैंने कब अप्लाई करना है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपना एक प्रोसेस रखती है कि आपने अगर इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है तो आपने हमें कब अप्लाई करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आपने स्टार्ट ऑफ जनवरी में अप्लाई कर देना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि हमारी अपनी डेडलाइन है वो एंड ऑफ नवंबर है, आपने एंड ऑफ नवंबर से करना है। तो कुछ में आपको इवन स्कॉलरशिप डेडलाइन से पहले अप्लाई करना पड़ता है। कुछ में वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो कहते हैं कि आपने मार्च में अप्लाई करना है अगले साल। कुछ वो आपको कहते हैं कि आपने अप्लाई नहीं करना है यूनिवर्सिटी में अभी, हम जब आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे हम आपको खुद बता देंगे तब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिएगा। तो हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट प्रोसेस है और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप 5-6 जगह अप्लाई कर रहे हैं, तो अपने पास एक लिस्ट बनाएँ और उस लिस्ट को बड़ा डेडिकेटेड तरीके से ट्रैक करें कि कौन-सा प्रोग्राम मुझसे क्या-क्या चाह रहा है और किस स्टेज पे चाह रहा है, टू इंश्योर कि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। फिर आपने पूछा कि इसको स्टार्ट करने के लिए कितना जल्दी काम शुरू कर देना चाहिए। अभी हम थोड़ा-सा एप्लीकेशन पे भी बात करेंगे कि एप्लीकेशन का कंटेंट किस तरह का है। लेकिन मैंने जो देखा है कुछ इतने साल इसके ऊपर इस एप्लीकेशन के ऊपर काम करके और खुद भी इस स्कॉलरशिप पे पढ़ के, वो ये कि ये काफ़ी टाइम माँगती है एप्लीकेशन। ये ऐसी एप्लीकेशन नहीं है कि जिस टाइम पीरियड में वो उसे ओपन करते हैं 1 महीने के लिए हम उसको अटेंड करें और मतलब कि उसके ऊपर काम करें और वो अच्छी एप्लीकेशन हो जाए। मैं कहूँगी ये इम्पॉसिबल नहीं है, अच्छी एप्लीकेशन इस तरह भी प्रिपेयर की जा सकती है। लेकिन एक यूजुअल टाइम मैं कहूँगी कि आप इसको 3-4 महीने दें। स्पेसिफ़िकली इसलिए क्योंकि इस एप्लीकेशन में रिसर्च बहुत रिक्वायर्ड है। वो रिसर्च या तो आपको पहले से आइडिया हो, पहले से आपने गैप्स आइडेंटिफ़ाई किए हुए हो तो फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, आपने अपना आइडिया आइडेंटिफ़ाई करना है, आपने सोचना है कि मैं किस बारे में बात करूँ, तो फिर नेचुरली मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप एटलीस्ट 3-4 महीने अपने आप को दें, ताकि आप पैनिक किए बगैर एक अच्छे तरीके से वेल रिसर्च्ड अच्छा एक टॉपिक ढूँढ के उसके ऊपर लिख सकें। ठीक हो गया। तो आपने ये एसेंशियली जो इसमें हमारा की टेक अवे पॉइंट है कि गिव योरसेल्फ एम्पल टाइम, ताकि आप इसके लिए बिल्कुल, प्रैक्टिस कर सकें, रिसर्च कर सकें, 3 टू 4 मंथ्स जो है वो करें ताकि एक अच्छी वेल राउंडेड एप्लीकेशन आप सबमिट करा सकें। तो इसमें बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि इसकी बहुत एक्सटेंसिव लेंथी एप्लीकेशन होती है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो उसमें एक हमारे पास डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट आती है। बिल्कुल। तो उस पे स्टूडेंट्स किस तरह से काम कर सकते हैं एंड हाउ कैन वो इसको कैसे टेलर कर सकते हैं उन थीम्स के अकॉर्डिंगली जो कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए ऑलरेडी आउटलाइन हुए हुए होते हैं। बिल्कुल मेरे ख़्याल से अगर हम किसी भी स्कॉलरशिप को कंसिडर करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, वो ये समझना होता है कि वो स्कॉलरशिप मिल क्यों रही है, वो किस बेसिस पे स्कॉलरशिप दे रहे हैं। बहुत जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो नेचुरली कोशिश करते हैं कि हम अपनी सारी कैपेबिलिटीज़ बता दें किसी तरह और उससे हमें स्कॉलरशिप अवेल हम कर लें। लेकिन होता ये है कि जब तक आप इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि वो स्कॉलरशिप क्यों दे रहे हैं, किस तरह के कैंडिडेट्स को देना चाहते हैं, तो आप नेचुरली थोड़ा-सा यू विल फॉल शॉर्ट, ठीक है? आपकी एप्लीकेशन उतनी अच्छी नहीं हो सकेगी। तो सबसे पहली चीज़ है अंडरस्टैंड करना कि कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप्स क्यों देता है, ठीक है? उनकी थीम्स क्या हैं, वो कौन से डेवलपमेंट एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जिस मुल्क से आप हैं, उसमें एफसीडीओ का क्या काम है, वो कैसे रिलेट करता है उन आइडियाज़ से जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। सो आपने बेसिकली फिगर आउट करना होता है कि क्योंकि शेयर्ड कॉमनवेल्थ शेयर्ड एक प्योरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ओरिएंटेड स्कॉलरशिप है, जो इसके ऊपर फ़ोकस करती है कि आप अपनी कंट्री में, अपने होम कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किस तरह से प्रोपेगेट और प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है? सो सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि आपने एसडीजीज़ देख के उसमें कुछ नैरो डाउन करने हैं कि कौन से ऐसे एसडीजीज़ हैं जो मेरे काम से रिलेट करते हैं या जिसमें मेरी थोड़ी-सी कोई बैकग्राउंड है या मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूँ। जब आप वो कर लें, फिर आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो मेरा बैकग्राउंड है या जो मेरी फ़ील्ड है, उसमें किस किस्म के गैप्स हैं, उनको किस तरह से मैंने एड्रेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरी है कि वो गैप्स थोड़े-से यूनीक हों। आप उन्हीं सेम चीज़ों के ऊपर बात ना करें जो पिछले 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर कन्वर्सेशन हो गई है। अगर आप
ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहते हैं जो थोड़े से हैं पॉपुलर, तो फिर ये होना चाहिए कि आपका जो सॉल्यूशन है या जो आप करना चाह रहे हैं वो बहुत इनोवेटिव होना चाहिए। वो वही उस पे नहीं बेस्ड होना चाहिए कि अच्छा जो ऑलरेडी हो रहा है मैं उसी की एक रिपिटिशन बता दूँ। तो डेवलपमेंट इम्पैक्ट में आपने यही हाइलाइट करना है कि जो काम आप अपने ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं, वो किस तरह से एक जो डेवलपमेंट की फ़ील्ड है उसमें इम्पैक्ट ला सकता है। और उसको करने का यही तरीका है कि आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करें। अम, अब ये कि रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ गूगल से आर्टिकल्स पढ़ने हैं। मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ कि आप एकेडमिक जर्नल्स पढ़ें, एकेडमिक जो आर्टिकल्स हैं उनके साथ अपने आप को एक्वेंट करें, ताकि आपको आइडिया हो सके कि जो एकेडमिक सर्कल्स हैं उसमें किस तरह की कॉन्वर्सेशन हो रही है और आपको किस तरह के गैप्स आइडेंटिफाई करके उन पे काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि हमने विमेन इन लीडरशिप रोल्स प्रमोट करना है फॉर एग्जांपल, तो नेचुरली हम कहेंगे कि हमें एजुकेशन के ऊपर काम करना है या डिजिटल लिटरेसी के ऊपर काम करना है। तो वो लिटरेसी आप किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे? क्या कोई प्रोग्राम होगा, कोई रिसर्च होगी किसी तरह की, किसी किस्म की पॉलिसी इंटरवेंशंस होंगी, आप किस तरह के इदारों के साथ काम करेंगे? तो वो सारी चीज़ें एक पूरा प्लान, एक कहते हैं एक माइंड मैप अपने अपने पास लिख के सोचना है, उसको जॉट डाउन करना है, उसके सारे एलिमेंट, सारे एरियाज़ कि what am I going to do after I graduate and how does that relate to what the Commonwealth wants to do and what the sustainable development goals are, and what is being prioritized in my own home country. So ये naturally development impact का सारा crux है. ठीक हो गया। तो इसमें यही है कि एक वेल थॉट आउट और रिसर्च जो है वो आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक जर्नल्स वगैरह को करना पड़ता है, उनके जी. उनको रेफ़र करना पड़ता है। इसमें जो अगला है जिसमें हम बात करते हैं, एक तो उसमें होता है डेवलपमेंट इम्पैक्ट आप मेजर कैसे करेंगे? सो फॉर समवन, एक ऐसा स्टूडेंट जिनको एज़ सच इतना ज़्यादा उन टेक्निक्स या उनका ना पता हो कि किस तरह से वो अपनी एप्लीकेशन का ये पोर्शन कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या गाइड करती हैं, या व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी टू मेजर द डेवलपमेंट इम्पैक्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एप्लीकेशन का, क्योंकि वो देखना चाहते हैं आपका जो प्लान है उसको आप किस तरह से उसका सक्सेस या इम्पैक्ट मेजर करेंगे व्हेन वंस यू कम बैक। एब्सोल्युटली. फॉर दैट मैं ये रेकमेंड करूँगी कि देखिए कोई शॉर्टकट नहीं होगा टेक्निक अंडरस्टैंड करने का। टेक्निक आप तब अंडरस्टैंड करेंगे जब आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होगी। एक और चीज़ ये कि कॉमनवेल्थ नेचुरली एक बहुत टेक्निकल एप्लीकेशन है, एक बहुत टेक्निकल स्कॉलरशिप है। ये उन स्टूडेंट्स को प्रेफ़र करता है जिनकी टेक्निकल एबिलिटी, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, ठीक है? सो ये कि हो सकता है आपका सीजीपीए बहुत अच्छा हो सकता है आपका जनरल आप बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हो, आपने जॉब अच्छी की हुई हो। लेकिन अगर आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस फ़ील्ड की जिसमें आप जाना चाहते हैं या जिसमें आपने काम किया है, तो आप शायद इतने अच्छे कैंडिडेट ना हों इस स्कॉलरशिप के लिए। तो टेक्नीक बिल्ड करने का यही तरीका है, मैं तो रिकमेंड करती हूँ रिसर्च करें। अगर आप जॉब कर सकते हैं तो डेफ़िनिटली जॉब करें क्योंकि ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है कि हम अगर कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसकी किस तरह से हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कैसी होती है, किस तरह के इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप ऑन द जॉब सीख सकते हैं या आप ऑन द जॉब सीख सकते हैं या आप उसके ऊपर इतनी रिसर्च करते हैं कि आपका उस एरिया के ऊपर एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो ये कि इसके लिए यही ज़रूरी है कि आप जो भी मुहैया करना चाह रहे हैं, जो भी आपका एरिया है, उसमें आप एलिमेंट्स ब्रेक डाउन करें, क्या वेरिएबल्स हैं और व्हाट सॉर्ट ऑफ नीड्स टू हैपन कि आपका जो प्रोग्राम है या जो आपका गोल है, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर हम डिजिटल लिटरेसी की भी बात करते हैं और मैं नेचुरली देखिए मेरे ज़हन में सबसे पहली चीज़ यही आएगी कि अच्छा हाउ मेनी किड्स या हम जो भी मेरा टारगेट ग्रुप है कि मैंने उनमें से कितने बच्चों को डिजिटली लिटरेट किया है, कितने बच्चों ने एक प्रोग्राम गो थ्रू किया है। बट ये बहुत एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मुझे और कॉम्प्लीमेंट्री इंडिकेटर्स भी अंडरस्टैंड करके लिखने होंगे, जो कॉम्प्लीमेंट करेंगे इस एक्टिविटी को और शायद अंडरस्टैंडिंग की तरफ ज़्यादा रोल प्ले करें। क्योंकि हमने सिर्फ अगर हम कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, हमने ये नहीं कहना कि बस ये प्रोग्राम से ये ये बेनिफिशियरीज़ गुज़र जाएँ और इसका सक्सेस रेट अच्छा हो जाएगा। तो हमने और चीज़ें भी मुहैया करनी है कि जो हम उनको कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, वो किस हद तक हो रही हैं, क्या मे बी उनको बाद में जॉब्स मिल रही हैं, क्या उनका कोई नेटवर्क बन रहा है। अम
क्या जो हम करना चाह रहे हैं उसमें किसी किस्म के पॉलिसी चेंजेस आए हैं कि नहीं आए। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो कुछ पब्लिश हुआ है, कोई पॉलिसी ब्रीफ, कोई एंगेजमेंट, कोई कॉन्फ्रेंस, इस तरह की चीज़ों पे हम फोकस कर सकते हैं कि वो अगर हम इंटरवेंशन कर रहे हैं तो वो उसका रिजल्ट भी निकले। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन फोकस ऑन। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। तो इसमें एक और जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपसे उसके कंपोनेंट के बारे में पूछूंगी, जिसमें दे टॉक अबाउट फ्यूचर गोल्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट इन योर होम कंट्री। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, इफ़ यू कुड ऐड ऑन टू इट, वो हाउ कैन स्टूडेंट्स राइट एन इम्पैक्टफुल एसे जिसमें हम वो ये बहुत अच्छी तरह से कन्वे कर सकें कि ये उनके फ्यूचर गोल्स हैं और इस तरह से इट विल हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल इसमें इन दिस केस द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें किस तरह से जो है स्टूडेंट्स इसको अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल। सो जब आपने ऊपर एक दफ़ा डिस्क्राइब कर दिया है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आपने ये भी डिस्क्राइब करना है कि ये होगा कैसे, राइट? क्योंकि ऊपर आपके पास इतनी स्पेस नहीं होती, आप सिर्फ लाइटली टच करते हैं टॉपिक को। अब आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि हाउ इज़ ऑल ऑफ दिस गोइंग टू हैपन। सो व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, कि आपके पास एक प्लान हो, कि आपको पता हो कि किस स्टेज पे क्या होगा। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके शॉर्ट टर्म फ्यूचर गोल्स क्या हैं, यानी राइट आफ्टर यू कम बैक 0 to 2 ईयर्स में आप क्या करेंगे? तो आपने स्पेसिफाई करना है कि अच्छा जी, अगर मैंने रिसर्च पे फोकस करना है तो वापस आके मैं किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करूँगा, किस तरह की रिसर्च करूँगा, किन थीम्स पे रिसर्च करूँगा, वो थीम्स किस तरह से प्रोपेगेट की जाएँगी, किस तरह से वो रिसर्च पब्लिश की जाएगी, उसको एडवर्टाइज़ किस तरह से किया जाएगा, उसको एंगेज और लोगों को, स्टेक होल्डर्स को किस तरह से किया जाएगा। उसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि देखिए, प्लान भी बहुत लोग बना लेते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, एंड ये उसके एलिमेंट्स होंगे। बट जब एग्जीक्यूशन की बात होती है तो बहुत लोग क्लूलेस होते हैं कि ये होगा कैसे एग्जीक्यूट, बिकॉज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत रियलिस्टिक हो। सॉरी। बहुत लोगों को लगता है, लाइक कैंडिडेट्स को लगता है कि हम बहुत इस तरह की चीज़ लिखेंगे कि मैं अपनी कंपनी खोल लूँगा, मैं अपनी एनजीओ खोल लूँगा, तो वो बहुत इम्पैक्टफुल लगेगा। जबकि ऐसा नहीं है। व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, जो कोई भी स्कॉलरशिप देख रही होती है, वो देख रही होती है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो कितना रियलिस्टिक और कितना फीज़िबल है। अगर आपने अभी बैचलर्स किया या आप मास्टर्स करके आते हैं, यू आर अबाउट 22, 23 एंड यू सेड दैट आई वांट टू ओपन माय ओन एनजीओ, आई नो दैट ये इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके पास फंड्स कहाँ से आएँगे? क्या आपके पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग है? आपकी ऑपरेशंस कौन मैनेज करेगा? अगर आप लोगों को हायर करना चाहते हैं, हाउ विल यू पे फॉर देम? तो ये सारी चीज़ें हैं कि उसकी आप जो भी सजेस्ट कर रहे हैं, उसकी फीज़िबिलिटी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, दैट व्हाटएवर यू हैव सजेस्टेड, हाउ इज़ दैट गोइंग टू हैपन? नेचुरली इस स्टेज पे मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप वो ऑर्गनाइज़ेशंस ढूँढें, वो इदारे ढूँढें, जिनके साथ आपका गोल अलाइन करता है, ताकि आप उनको पिच कर सकें और आप उनके साथ काम कर सकें। आप इंडस्ट्री में थोड़ी देर काम करें, 10-15 साल लगाएँ, फिर आप जाएँ उस लेवल पे कि जी, मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपना कोई प्रोग्राम, अपना कोई इदारा, अपनी कोई ऑर्गनाइज़ेशन, कोई कंपनी खोलना चाहता हूँ। लेकिन आपका पहला फ़ोकस यही होना चाहिए कि जो स्टेप्स, जो चीज़ें आपने सोची हैं, रिसर्च है, पॉलिसी है, एडवोकेसी है, आप किसके साथ, किन स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के वो चीज़ एग्ज़ीक्यूट करेंगे और किस तरह से एग्ज़ीक्यूट होगी। So feasibility is the number one thing that is required for future goals. So like the plan and the feasibility of that plan is very important. राइट, ठीक हो गया। तो अगेन जैसे आपने मेंशन किया, इट्स वेरी टेक्निकल, रिसर्च ओरिएंटेड है, अच्छी तरह जो है आपको उसमें रिसर्च करके, तो देन यू हैव टू कम अप विद अ वेरी फीजिबल प्लान, जो कि उन आपके जो एकेडमिक कमिटीज़ हैं जो आपकी एप्लीकेशंस रिव्यू कर रहे हैं, उन उस उनके अटेंशन को ग्रैब कर सके, इट कैचेस देयर अटेंशन। तो बिल्कुल। इसमें जब हमने अभी बात कर ली अबाउट द एप्लीकेशन, तो व्हेन वी आर लुकिंग एट द ओवरऑल कैंडिडेट जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर द थिंग्स दैट द एकेडमिक कमेटी इज़ लुकिंग फॉर, जो कि उनको एक उस स्कॉलर में चाहिए होगी, विच वुड जो कि एक आइडियल फिट होगा कॉमनवेल्थ के लिए। हुँ, हुँ। किसी भी स्कॉलरशिप में ना सिर्फ़ सीजीपीए नहीं मैटर करता। वो हमेशा एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव रखते हैं स्कॉलरशिप्स का, कि उनको किस तरह के कैंडिडेट चाहिए। क्योंकि सॉर्ट ऑफ वो एक एम्बेसडर्स भी ढूँढ रहे होते हैं ना अपने प्रोग्राम्स के लिए। वो ऐसे लोग नहीं चाहते जो सिर्फ़ सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस करें या सिर्फ़ एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे फ़ोकस करें। तो उनको यूजुअली एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल चाहिए होता है, जिसके एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी अच्छे हैं, जिसका सीजीपीए भी अच्छा है, जो टेक्निकली भी साउंड है, और जो अंडरस्टैंड करता है इंडस्ट्री को या फ़ील्ड को अपनी। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है पर्सनल मोटिवेशन।
कि जो काम आप करना चाह रहे हैं उसके पीछे हाउ हैज़ दैट सॉर्ट ऑफ डेवलप्ड, कि उसमें आपकी लाइफ में क्या माइलस्टोन्स थे, कौन-सी वो ऐसे इवेंट्स थे जिनके बेसिस पे आपका इंटरेस्ट उस फ़ील्ड में डेवलप हुआ है। क्योंकि वो बैकग्राउंड भी हाइलाइट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल जंप कर रहे हैं कि हो सकता है आपका प्लान भी बहुत फ़ीज़िबल हो, आपका प्लान हो भी बहुत अच्छा, लेकिन उसकी कोई सिनर्जी नहीं है टू आपने पहले जो किया हुआ है या आपने पहले जो काम किया है, पहले जो पढ़ा है। तो फिर आप इतने अच्छे कैंडिडेट नहीं होंगे कि हो सकता है आपने लिख लिया हो, आपने टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर ली हो, लेकिन इट इट वो किसी चीज़ से रिलेट नहीं करा, ना आपने उसमें कभी जॉब की है, ना आपने कभी उसमें बैचलर्स किया है, ना आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा कोई इवेंट है जो दैट हैज़ पुश्ड यू टू दैट फील्ड। तो वो चीज़ मैटर करती है। आपका पर्सनल बैकग्राउंड किस तरह से अलाइन कर रहा है, कितना कह लें कोहेरेंट है टू द थीम दैट यू आर अप्लाइंग इन। फिर आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स, वॉलंटियर वर्क आ जाता है कि सारी स्कॉलरशिप्स के लिए वॉलंटियर वर्क बहुत ज़रूरी होता है कि आप कम्युनिटी में एंगेज करें, कम्युनिटी को गिव बैक करें और ऐसे प्रोजेक्ट्स करें जिसमें आपको ऐसा मौका मिले कि आप लेस प्रिविलेज के लिए और ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए जो जिनको हेल्प रिक्वायर्ड है, उनके साथ एंगेज करके उनको हेल्प कर सकें। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपका वॉलंटियर पर्सपेक्टिव बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये नहीं कि बस मैंने एक इंटर्नशिप कर लिया, मेरे पास एक एक्सपीरियंस है एंड दैट शुड वर्क। यू शुड हैव मल्टीपल डाइवर्स एक्सपीरियंसेस दैट यू कैन हाइलाइट, ताकि आप अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस बता सकें। और यही मेरे ख़्याल से चीज़ें हैं जिनके ऊपर ओवरऑल फ़ोकस किया जाता है, तो ये भी आपको साथ-साथ बिल्ड करनी होती हैं। और कंसिडरिंग कि अब नेक्स्ट जो डेडलाइन है वो दिसंबर में होगी, आई थिंक काफ़ी अच्छा टाइम है। अभी कैंडिडेट्स अगर शुरू करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से किन ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ वॉलंटियर करें, किस तरह से काम करें एंड हाउ दे कैन सॉर्ट ऑफ बिल्ड देयर प्रोफाइल बेटर। ठीक हो गया। तो इसमें आपने एक मेंशन किया कि वॉलंटियर वर्क कितना इम्पोर्टेंट होता है आपकी एप्लीकेशन में और उसकी एक बहुत अच्छी वेटेज होती है जो उनके डिसीजन में उनको इन्फ्लुएंस करती है, एकेडमिक कमेटी को या एडमिशन कमेटी को। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को हम मिलते हैं या उनको देखते हैं जिनको इतना आइडिया नहीं होता कि वो किधर इन अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करें, कि वो कहाँ पे वॉलंटियर कर सकते हैं, कौन सी वो जगह है जहाँ पे उनको ये एक्सपीरियंस मिल सकता है और साथ वो जो है वो कम्युनिटी में एक अच्छा रोल भी प्ले कर सकते हैं। तो क्या आप क्या सजेस्ट करते हैं या कौन-सी वो जगह हैं जिधर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स जो हैं वो वॉलंटियर अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ सकते हैं इन पाकिस्तान? अम, मेरे ख़्याल से सबसे पहले तो ऑनलाइन, कि वो ऑनलाइन एक्टिव रहें। अगर वो नहीं हैं, वो इस तरह के ग्रुप्स जॉइन करें वॉलंटियर रिलेटेड, थोड़ी-सी एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करें। कोई पर्टिकुलर वो नहीं है जिनके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, सिटीज़न्स फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनके काफ़ी ज़्यादा वॉलंटियर प्रोग्राम्स भी होते हैं जिनको देखा जा सकता है। उसमें रहबर है, बागबान है, रिमोट प्रोग्राम्स भी हैं और उसमें आपको एक सेंस ऑफ कम्युनिटी भी काफ़ी अच्छी महसूस होती है जब आप इस तरह के प्रोग्राम्स में एंगेज करते हैं। सिटीज़न फाउंडेशन में डेफ़िनिटली रिकमेंड करूँगी क्योंकि मेरा खुद उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मेरे ज़हन में अभी कोई आ नहीं रहे, बट मैं ये कहूँगी कि आप अपनी ऑनलाइन प्रेज़ेंस थोड़ी-सी अच्छी रखें और लोगों के साथ इंटरैक्ट करें, ग्रुप्स जॉइन करें, तो आपको डेफ़िनिटली वॉलंटियर अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर नहीं भी मिलती तो आप इनिशिएट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वॉलंटियर एक्टिविटी किसी ऑफ़िशियल बैनर के अंडर होनी चाहिए। अगर आपको लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कम्युनिटी है जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे कोई क्लीन अप ड्राइव होने की ज़रूरत है, आप अपने नेबर्स, अपने जानने वालों को इकट्ठा करें और वहाँ पे यू कैन डू समथिंग विद द कम्युनिटी एज़ वेल। और सिमिलरली आप खुद भी इनिशिएटिव्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इदारे के साथ ही काम करें। आप खुद भी इनिशिएटिव लेके अपनी कम्युनिटी के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो थैंक यू फॉर दैट वाज़ ग्रेट इनसाइट। इसमें एक और जो क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली हमें मिलता है उसमें ये होता है कि क्या यूके में कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप के लिए जो स्टूडेंट हैं जब वो अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं या फिर वो सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो ऑफ़र कर रही होती हैं, जो जिनको कॉमनवेल्थ शेयर्ड कवर कर रहा होता है? कॉमनवेल्थ शेयर्ड में आप सिर्फ एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स को टारगेट कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोग्राम या किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर सकते। वो लिस्ट हर साल अपडेट होती है। अभी भी मतलब कि पिछले साल की लिस्ट अवेलेबल है, बट ज़ाहिर है वो थोड़ी-सी चेंज हो जाती है हर साल। तो आप उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रोग्राम्स होंगे। तो आप किसी हद तक प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं कि जिसमें समझें अगर 10-20 प्रोग्राम्स हैं एक टॉपिक के ऊपर, तो आपको पता है कि ये अगले साल भी रहेंगे, ये एकदम से ख़त्म नहीं हो जाएँगे। तो वो चीज़ है कि स्पेसिफ़िकली उन प्रोग्राम्स और उन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप कहीं पे भी नहीं अप्लाई कर सकते।
ठीक हो गया। और इसके अलावा जो हमें क्वेश्चन आता है वो ये भी होता है कि कौन क्या फाइनेंशियल सपोर्ट जो ये स्कॉलरशिप इट्स फुली फंडेड, हुँ। तो इसमें कौन-कौन से एरियाज़ वो कवर करते हैं? क्या वो सिर्फ़ ट्यूशन फ़ी होती है, वो किस तरह से, अगर आप उस पे थोड़ा इलैबोरेट करते हैं? बिल्कुल। सो फुली फंडेड से नेचुरली मतलब यही होता है कि आपको पूरी तरीके से फंड किया जाएगा और आपको अपनी पॉकेट से पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अ, लेकिन आई थिंक इसमें ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एप्लीकेशन प्रोसेस में भी एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये वेव ऑफ कर देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती। तो जब आप अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसमें ये भी ज़रूरी होता है कि आप उस शॉर्टलिस्टिंग के दौरान इस चीज़ को नज़र में रखें कि क्या उस यूनिवर्सिटी की कोई एप्लीकेशन फ़ी है या नहीं है, क्योंकि वो एप्लीकेशन फ़ी कवर नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद आप आ जाते हैं आइल्स के ऊपर। अगर आपने अप्लाई करना है यूके में, तो आपको किसी न किसी स्टेज पे आइल्स देना पड़ेगा। आप अवॉइड भी कर सकते हैं, कुछ जगह पे प इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चल जाता है। मैं कहूँगी कि अगर आपकी सारी यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एक्सेप्ट कर रही हैं, फिर आप बेशक आइल्स ना दें। लेकिन अगर आपने ज़्यादा जगह टारगेट करना है और कुछ जगह आपको आइल्स रिक्वायर्ड है, तो आपको आइल्स देना पड़ेगा और आइल्स आपका कवर नहीं होगा, आइल्स के आपके एक्सपेंसेस खुद लगेंगे। बट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, आपका वीज़ा प्रोसेस होता है, वो सारा आपका फ्री होता है। यानी आपकी वीज़ा कैटेगरी ही डिफरेंट होती है और आपको फैसिलिटेट किया जाता है उसमें। आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देनी होती। आप एक टीबी टेस्ट कराते हैं यहाँ पे फॉर द वीज़ा, लेकिन वो वहाँ जाके रीइम्बर्स होता है। आपने सिर्फ रसीद अपने पास रखनी होती है, लेकिन ये कि वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है एक। उसके अलावा आपकी वीज़ा कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट सारी कॉमनवेल्थ कवर करता है। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, आपको स्टाइपेंड मिलता है, उसमें आपने अपना रेंट और सारा कुछ कवर करना होता है। बट वो इतना हैंडसम होता है कि आपको किसी चीज़ का मसला नहीं होता वहाँ पे। अगर आप चाहें तो आप पैसे सेव भी कर सकते हैं किसी हद तक। उसके अलावा अगर हम देखें तो आपके जो ट्यूशन होता है वो कवर होता है और आपको कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस भी मिलते हैं। कभी-कभार आपको राइट व्हेन यू लैंड, ज़ाहिर है हम अगर एक गर्म मुल्क से जाते हैं तो हमारे पास उस तरह के वार्म क्लोथिंग नहीं होती फॉर द यूके वेदर। तो आपको उसके लिए भी छोटी-मोटी अमाउंट मिलती है कि आप थोड़ी-सी अपनी शॉपिंग कर लें। कॉन्फ्रेंसेस के लिए, थीसिस के लिए छोटी-छोटी ग्रांट्स मिलती हैं। तो इस तरह की चीज़ होती है, लेकिन ये कि फुली फंडेड का बेसिकली मकसद ही मतलब भी यही है कि आपको आउट ऑफ पॉकेट कुछ भी ना करना पड़े। राइट अंटिल दे हैव नॉमिनेटेड यू या राइट अंटिल दे हैव शॉर्टलिस्टेड यू, उससे पहले के जो एक्सपेंसेस हैं, आइल्स और एडमिशन फ़ी, वो आपके अपने होते हैं। तो वो फिर आपने थोड़ा-सा स्मार्टली देखना है कि अगर आप आइल्स कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो फिर आप कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकेगा तो फिर आप उन यूनिवर्सिटीज़ पे रिलाई करें जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या तो एक्सेप्ट कर लेती हैं या आपको कहती हैं कि आप आइल्स बाद में दे सकते हैं। तो ये एक चीज़ है टू कंसिडर। बट हाँ, फुली फंडेड स्कॉलरशिप का ये बहुत बड़ा पर्क होता है कि आपको कोई एक्सपेंसेस, कोई लंबी-चौड़े आपको नहीं रखने पड़ते अपने पास बजट, और आप एसेंशियली फ्री में एक बहुत अच्छी डिग्री आपको मिल जाती है। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बहुत सी स्कॉलरशिप्स की कंडीशन होती है कि यू हैव टू कम बैक टू योर हुँ, कंट्री, हुँ। और आपने एक सर्टेन टाइम पीरियड है जो यहाँ पे गुजारना है बिफोर आप किसी और मुल्क में जाने की कोशिश करें, बेशक वो पढ़ने के लिए हो या जॉब के सिलसिले में हो, किसी में हो। तो क्या इसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, क्लॉज या बिल्कुल। कंडीशन है? बिल्कुल, बिल्कुल। कॉमनवेल्थ शेयर भी यही स्पेसिफ़ाई करता है कि आपकी जब डिग्री ख़त्म हो जाए तो आपको वापस पाकिस्तान आना है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। और ये है कि अगर आपको एक फुली फंडेड पीएचडी मिल जाती है राइट आफ्टर यू ग्रेजुएट फ्रॉम योर मास्टर्स, देन यू कैन स्टे। तो तब आप पे ये स्टिपुलेशन नहीं होती। लेकिन ये कि अगर आप इस तरह का कुछ नहीं कर रहे हो और आप जॉब वग़ैरह ढूँढना चाह रहे हैं, तो वो सिचुएशन नहीं होती, आपको नहीं सपोर्ट किया जाता। नेचुरली, क्योंकि उनका पर्पस भी ये है कि आप अपने मुल्क में वापस आकर यहाँ पे चीज़ें प्रमोट करें। तो ये एक सेटलमेंट इस तरह से नहीं है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि ये ऐसी डिग्री, ऐसी स्कॉलरशिप आपके फ्यूचर करियर में आपको बहुत असिस्ट करती है। अगर आप किसी लेटर स्टेज पे चाहते भी हैं कि मैं पाकिस्तान से मूव आउट कर जाऊँ या जिस कंट्री में मैं हूँ वहाँ से निकल के मैं कहीं और जाऊँ किसी बेहतर मुल्क में या किसी जहाँ पे रिसर्च मेरे से ज़्यादा अलाइन करती है। तो ये कि आपकी पीएचडी की अपॉर्च्युनिटीज़ आफ्टर अ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप विल बी मच मच बेटर देन विद अ रेगुलर डिग्री। तो ये फ़ायदा होता है कि आपको आगे फ्यूचर के लिए प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। लेकिन ये कि आप उस टाइम पे रह के वहाँ पे यूके में कोई जॉब अपॉर्च्युनिटी अवेल नहीं कर सकते। आपको वापस आना होता है और इसमें मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि लूप होल्स ढूँढने की कोशिश ना की जाए, बिकॉज़ ये कि उनका एक पर्पस है जो उन्होंने बहुत क्लियरली आइडेंटिफ़ाई कर दिया है कि किस बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल रही है। तो आई थिंक उसको ऑनर करना चाहिए और उस उनकी जो सॉर्ट ऑफ
रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको नज़र में रखते हुए आप सोच के अप्लाई करें कि ये सिचुएशन होगी और किस तरह से आप अप्लाई करना चाहते हैं फिर। ठीक, तो इसी से मेरा एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन है, आपने मेंशन किया कि फुल टाइम वर्क जो है वो आप अब नहीं कर सकते, इवन आफ्टर यू कंप्लीट योर डिग्री या ड्यूरिंग योर डिग्री आपको वीज़ा जो है वो आपकी अलाउ नहीं करता। तो क्या पार्ट टाइम वर्क स्कॉलर्स कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो व्हाइल बीइंग ऑन द कॉमनवेल्थ? देखिए डेफ़िनेटली कर सकते हैं, 6 आवर्स पर वीक तो जनरली वो कहते हैं कि आपको नहीं शेयर करने की ज़रूरत या बताने की ज़रूरत उससे कम। लेकिन ये कि उससे ज़्यादा नेचुरली थोड़ा-सा आपके काम को भी इफ़ेक्ट करेगा। देखिए स्कॉलरशिप का पर्पस भी ये होता है कि आपको इतना अच्छा वो फंड करते हैं, इतने अच्छे स्टाइपेंड देते हैं। उसका पर्पस ये है कि आपको ना रिलाय करना पड़े और एक्टिविटीज़ के ऊपर और आप पढ़ाई पे सोली फ़ोकस करें। क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके ग्रेड्स अच्छे आएँ, आप अच्छे से पढ़ें। अ, अगर कोई ऐसी जॉब है जो आपकी डिग्री को कॉम्प्लीमेंट करती है, कोई रिसर्च की जॉब है, कोई इस तरह का काम है, तो आई थिंक फिर डेफ़िनिटली उसमें रूम है कि उसको एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन ये कि रिटेल की जॉब, ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट वगैरह इस तरह की जगहों पे इतना नहीं इनकरेज किया जाता क्योंकि नेचुरली आपको ऑलरेडी स्टाइपेंड मिल रहा है, तो उस पैसों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लाइक दे आर इंश्योरिंग कि आपका सारा चीज़ों का ख़्याल रखा जा रहा है। तो इस तरह की जॉब्स क्योंकि आपकी डिग्री को भी फ़ायदा नहीं देती, इनकरेज नहीं की जाती, लेकिन अगर आपकी कोई रिसर्च की जॉब है, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप डेफ़िनिटली अपने अपने प्रोग्राम ऑफ़िसर से उस बारे में बात कर सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको करूँ और मुझे किस तरह अपने आवर्स रखने चाहिए। ठीक हो गया रमशा, मेरा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो आपसे है। तो आपने भी क्योंकि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप अवेल की हुई है और आपने यूके में पढ़ा था, तो इस स्कॉलरशिप्स में सबसे आपकी डिग्री का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, या कोई 1-2 इवेंट्स जो इस तरह के आपको अपॉर्च्युनिटी मिली हो, या वो, ताकि हमारे ऑडियंस को पता चल सके कि ये आपको कितना अच्छा एक्सपोज़र और एक डाइवर्स सेटिंग में एक्सपीरियंस देती है। तो व्हाट वर द 2 और 3 बेस्ट थिंग्स दैट यू डिड हुँ। व्हाइल यू वर अ कॉमनवेल्थ स्कॉलर? आई थिंक इट वाज़न्ट कोई ख़ास थिंग नहीं है ये, लेकिन ये कि जिस तरह की पढ़ाई थी वो मैंने बहुत ज़्यादा एन्जॉय की। हमें लगता है हम यूजुअली पढ़ाई से थोड़ा-सा भाग रहे होते हैं कि नो फिर ये पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट की फ़ील्ड थी और वो जिस तरह से पढ़ाया जा रहा था वो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग था। तो मुझे पढ़ाई करने का बहुत मज़ा आया, अपने क्लास फेलो से डिस्कशंस करने का बहुत मज़ा आया। उधर क्लासरूम में आपकी कोई अटेंडेंस नहीं होती, वहाँ आप जाना चाहते हो क्योंकि आपके मतलब की बात हो रही होती है और आपका बैकग्राउंड मैटर करता है, आपका ओपिनियन मैटर करता है। तो वो मेरे लिए एक बहुत, बहुत, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी, वो थी ट्रैवल करना क्योंकि आपकी प्रॉक्सिमिटी टू अदर कंट्रीज़ जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, थोड़ा-सा बढ़ जाती है यूके के अंदर, यूरोप में। तो मैंने एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा एन्जॉय की, वो ट्रैवल था। और ये कि आप बजट ट्रैवल भी कर सकते हैं एज़ अ स्टूडेंट, तो ये कि आपको कोई बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं होती यूरोप में ट्रैवल करने के लिए। तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया, आई थिंक वो एक काफ़ी बड़ी हाइलाइट थी। और फिर एक और जो हाइलाइट थी वो ये थी कि मैं कॉन्फ्रेंस पे गई थी टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड बस ऐसे ही अप्लाई किया था बट हो गया। फिर ये कि जिस तरह मैंने मेंशन किया कि कॉमनवेल्थ भी आपको थोड़े से फंड्स प्रोवाइड करता है कॉन्फ्रेंसेस के लिए। तो उससे भी मेरी थोड़ी-सी सपोर्ट हो गई टू हेल्प पे फॉर लाइक सम ऑफ द एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंसेस जो हार्वर्ड की कॉन्फ्रेंस थी उनकी तरफ से कवर्ड थे। तो आई डिड गेट सम लाइक फंडिंग फ्रॉम देयर एज़ वेल। तो और वो मेरा पहला अकेला इंटरनेशनल ट्रैवल था, वेयर आई वेंट समवेयर अलोन इन अ न्यू कंट्री एंड अटेंडेड अ कॉन्फ्रेंस एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड मेट लाइक पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसमें भी अपनी फ़ील्ड के लोगों से मिलना, उनके उनके आइडियाज़ अंडरस्टैंड करना, उनसे सीखना और खुद भी अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकना। तो वो एक बहुत बड़ी हाइलाइट थी, समथिंग जो आप यहाँ बैठ के नहीं इमेजिन करते हो कि मुझे इस तरह की कोई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी या मुझे इस तरह से प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ठीक, तो आपको मल्टीपल नेटवर्किंग अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं जो कि डाउन द लाइन आपके करियर में, करियर ग्रोथ के डेफ़िनिटली। लिए हर तरह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती हैं। चलें रामशाल्लाह, नाउ कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, आपने ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारी सारी ऑडियंस को दी, पर अगर पोटेंशियल एप्लीकेंट्स हैं उनको एडिशनल रिसोर्सेज़ चाहिए या वो कोई हुँ, हुँ। इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो कौन-सी वो ऑनलाइन रिसोर्सेज़ या फिर इवन लाइक इन पर्सन अवेलेबल है उनके लिए, जिधर वो रीच आउट कर सकते हैं या उनको कंसल्ट कर सकते हैं व्हाइल दे आर वर्किंग ऑन देयर कॉमनवेल्थ एप्लीकेशन?
हुँ। सो देखिए वैसे तो आपको सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन ऑफ़िशियल वेबसाइट से मिलती है। मैं कहती हूँ अगर आप पहले सबसे अपना एक फाउंडेशनल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं अबाउट द स्कॉलरशिप ऑफ़िशियल वेबसाइट से गो थ्रू करें। बहुत लोग कहते हैं कि ऑफ़िशियल वेबसाइट पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इतना पता नहीं चला। बट आई वुड से दैट दे रॉन्ग और थोड़ा-सा आपको ना रीड बिटवीन द लाइन्स करना पड़ता है, थोड़ा-सा ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों लिखा हुआ है ये। तो सबसे पहले तो जो ऑफ़िशियल वेबसाइट्स हैं, आपने एक-एक पेज पढ़ा हुआ हो। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि कोई कैंडिडेट अगर कह रहा है कि मैंने अप्लाई करना है, मैं बहुत पैशनेट हूँ, तो ये बेयर मिनिमम है जो उन्होंने करना है कि उन्होंने ऑफ़िशियल वेबसाइट में एक-एक पेज पढ़ना है। स्टार्ट टू फिनिश दे शुड नो व्हाट इज़ रिटन ऑल ऑफ द पेजेज़। उसके अलावा मैं कहती हूँ कि ग्रुप्स हैं जो आप जॉइन ऑनलाइन जॉइन कर सकते हैं, उसमें काफ़ी कन्वर्सेशन होती है, लेकिन मैं कहूँगी कि वेरी रहें इन्फॉर्मेशन के क्योंकि ऑफ़िशियल के अलावा सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी हैphazard होगी और ज़रूरी नहीं है कि सारी सच भी हो। तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन को क्रिटिकली देखना है और अगर आप चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लाइक प्रीवियस स्कॉलर से बात करें। आई थिंक वो आपको काफ़ी अच्छी इनसाइट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है आपको उनके टाइम के लिए भी रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा। अक्सर लोग अगर पढ़ रहे हैं अभी या ग्रेजुएट होने वाले हैं या जॉब भी कर रहे हैं तो उनके पास टाइम अक्सर कम होता है। लेकिन ये कि आप कोशिश करें कि अपने सारे बजाय इसके कि आप हेलो, हाय तरह के मैसेजेस रीच आउट करें। आप लिस्ट डाउन करें कि जी मेरी ये क्वेरीज़ हैं, क्या आप इनका रिस्पॉन्स दे सकते हैं? तो आपको लिंक्डइन पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो मैं आंसर कर सकती हूँ तो यू कैन रीच आउट टू मी एज़ वेल। आई हैव अ पेज कॉल्ड रमशास कंसल्टिंग ऑन इंस्टाग्राम। देखिए अगर आप अपने क्वेश्चंस मुझे लिख के भेजेंगे तो मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट मैं आपको उनके सारे आंसर्स लिस्ट डाउन करके दे सकती हूँ। लेकिन उसमें ऑब्वियसली ज़रूरी है कि आपको क्लियरली पता हो कि आपने क्या जानना है। आप वो क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकें बजाय इसके कि आप इस तरह पूछें अच्छा डेडलाइन कब है, प्रोग्राम्स कौन से एलिजिबल हैं, वो चीज़ें जो आपको ऑब्वियसली अवेलेबल हैं ऑनलाइन या बहुत ईज़िली मिल जाएँगी। आप कोशिश करें कि उस तरह के सवाल ना करें। पहले अपनी रिसर्च करें फुली, पहले अपना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और फिर जिन चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन है, वो आप ज़रूर पूछें अलमनाई से भी और अगर कोई कंसल्टेंट आपको हेल्प कर सकता है उनसे भी। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच रमशा, ये इतना इंसाइटफुल और इतना डिटेल्ड आपने जो है हमारी ऑडियंस को एक ओवरव्यू दिया ऑफ द कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। तो मैं अब जो है इस तरह वी कम टू द एंड ऑफ आवर लाइव सेशन। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हों तो वो हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर या हमारी हॉटलाइन कॉल पर। और इसके अलावा जो है अब आई कंक्लूड द सेशन। थैंक यू रमशा, इट वाज़ ग्रेट थैंक यू। चैटिंग विद यू। और आई बस एम श्योर ये हमारी ऑडियंस के लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। थैंक यू, अल्लाह हाँ, हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।